आप सभी का स्वागत है फार्मा रत्ना वार्तालाप में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। गल्फ वार की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। जॉब्स जाने वाली है या जा भी चुकी है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट इस इश्यूज़ के साथ-साथ जो सबसे बड़ा इश्यूज़ है वो ये है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पूरी दुनिया में कैसे हो। आज कोरोना से भी ज़्यादा अर्जेंसी की सिचुएशन आई हुई है, क्योंकि कोरोना काल में तो ट्रांसपोर्टेशन फिर भी कंटिन्यूअसली चल रहा था पूरी दुनिया में, लेकिन आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली हैम्पर्ड है और जो चीज़ आ रही है, इम्पोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो बहुत खर्चे लग रहे हैं उसमें और बहुत चैलेंज आ रहे हैं। आज हम फार्मा के बारे में बात करना चाह रहे हैं, फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो फार्मा एक्सपोर्ट के बारे में जब हम बात करना चाह रहे हैं और फार्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडिया के फार्मा का आज जो पोजीशन है वर्ल्ड में, उसके बारे में हम जब बात करते हैं कि आज फार्मा इंडिया इतना बड़ा क्यों है, तो उसके पीछे कुछ नाम सामने में आ जाते हैं जिनको हम जनक कहते हैं। और यस, आज हम फार्मा इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा उसको बोलता हूँ लाइफ सेवर ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा वर्ड है, क्योंकि पूरी दुनिया को लाइफ सेविंग मेडिसिन जो देती है वो इंडिया ही देती है और ये 20% पूरे वर्ल्ड का जो डिमांड होता है उससे भी ज़्यादा देती है। और आज जो इंडिया इस लेवल पे आके खड़ा हुआ है, उसको करने के लिए सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है वो है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया थे वो पहले। उसके बाद आता है नाम डॉक्टर जीएन सिंह जी का, वो भी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया थे। और फिर मैं तीसरा नाम लेना चाहूँगा पूरी इज्जत के साथ में, डॉक्टर पीपीएन प्रसाद जी का। ये तीनों हमेशा से इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है सीडीसीओ के लिए वो भुलाया नहीं जा सकता है। ये जनक थे, फार्मा इंडिया के जनक हैं और हमेशा जनक रहेंगे। इन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था फार्मा इंडिया के लिए, वो ब्लूप्रिंट इतना मजबूत और इतना विजनरी है कि आज उसी पर चल करके हम 2 कदम अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो न्यू ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, उनके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए इस फार्मा इंडिया को एक और नए लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हम सिर्फ रेगुलेटर्स को ही नहीं बोलेंगे कि वो जनक है फार्मा इंडिया के, उनके साथ साथ कुछ और नाम भी आते हैं जो, जैसे मैं लेना चाहूँगा डीसी जैन साहब। डीसी जैन साहब फाउंडर हैं अक्यूम्स ड्रग्स के, और अक्यूम्स एज ए ग्रुप 3.5% सप्लाई करती है पूरे वर्ल्ड की डिमांड का, यानी 18% प्लस सप्लाई करती है पूरे इंडिया की डिमांड का। तो इससे बड़े कोई प्लेयर वर्ल्ड में नहीं है, नहीं थे, नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जनक कहने में कोई बुराई नहीं है, इन्हें जनक कहना चाहिए। ये फार्मा इंडिया के जनक हैं। इनके साथ साथ हम नाम लेना चाहेंगे रमन भाई पटेल जी का, पंकज पटेल जी का, हबीब खुराकी वाला का, अब्दुल हमीद साहब जी का, रमेश जुनेजा जी और दिलीप सांघवी जी, किरण मजूमदार जी, डॉक्टर एस वीरामणि जी, केतन जोड़ा जी, इन लोग के कुछ नाम हम लेना चाहेंगे। वैसे नाम तो और भी हैं, बट इतने सारे नाम एकदम से यहाँ पे लाना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग इसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट ठीक है, कुछ लोगों के नाम भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटर्स, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो मेन्यू है तो तभी लोग आएंगे आगे और तभी हमारी तरफ लोग आते हैं। तो सबसे जो बड़े प्लेयर होते हैं इस इंडस्ट्री में वो मैन्युफैक्चरर होते हैं। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर को लगाम लगाने वाले होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं। अगर लगाम लगाने वाले बहुत ज़बरदस्त किस्म के नहीं हो, विजनरी नहीं हो, टैलेंटेड नहीं हो और बहुत एडवांस नहीं हो, तो कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। तो हमने जनक रेगुलेटर्स को कहा है और हम मैन्युफैक्चरर्स को भी जनक कहते हैं, जिन मैन्युफैक्चरर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अब हम आते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज की चीज़ें हैं। आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। अभी हम बहुत ऐसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो आपको सुन करके अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अगर आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के बिज़नेस में हैं, किसी भी बिज़नेस में हैं, तभी भी ये सुन करके आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगने वाला है।
सबसे पहली चीज़ हम बताने वाले हैं कि टॉप 3 कंट्रीज इन फार्मा ग्लोबल डोमेन। ये टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? लार्जेस्ट सप्लायर आपको भी पता है कि कौन है, वो इंडिया है। लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी मार्केट का जो किंग है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन फार्मा इकोसिस्टम का मेन कंट्री कौन है? वो चाइना है। यानी 3 कंट्री, इंडिया, अमेरिका एंड चाइना, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो बड़े प्लेयर्स में हैं। बट अगर हम बात करें कि शेयर किसका कितना ज़्यादा है, तो शेयर में कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे नंबर 1 पे आते हैं। ग्लोबल फार्मा मार्केट के बारे में हम देख ही लेते हैं कि ग्लोबल फार्मा मार्केट का ग्लिम्स 2025 में कैसा रहा है। ग्लोबल फार्मा मार्केट साइज जो है वो 1900 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें यूएसए का जो मार्केट साइज है वो 699 बिलियन का है। चाइना अकेला अगर आप देखेंगे तो वो 275 बिलियन पे पहुंच चुका है और इंडिया 60 बिलियन पे है अभी। अब हम आते हैं कुछ काम की चीज़ें और भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा बने रहेंगे आप। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। इतना ही नहीं, अब मेडिकल टूरिज्म में भी इंडिया टॉप 5 में आ रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने क्यों बताया कि मेडिकल टूरिज्म में इंडिया 5 नंबर पे आता है। सुन के अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, वो इलाज करा करके जब वो वापस जाते हैं तो वो वही मेडिसिन जो यहाँ इंडिया में लिखा जाता है वो वहाँ ढूंढते हैं अपने कंट्रीज में, तो वो नहीं मिलता है, तो वो इंडिया से वो मेडिसिन मंगाना चाहते हैं। लेकिन सीडीसीओ ने एक रूलिंग लगा दी है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है फॉर इंडिया में बेचने के लिए, वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये रघुवंशी जी के समय में ये नोटिस आया है। मेरे ख्याल से ये नोटिस से आपने जो एक्सपोर्ट ही कहेंगे, छोटा स्मॉल एक्सपोर्ट कहते हैं, स्मॉल एक्सपोर्ट पैकेट एक्सपोर्ट कहते हैं, जिससे 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो जो पेशेंट है उसको बेचारे को भटकने की ज़रूरत नहीं है और कहीं न कहीं वो इंडिया से कनेक्ट होकर के रहता है, उसको कुछ दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं, तो उनका भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो जो अफोर्डेबल पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंडिया आना चाहते हैं 2 वजह से। एक तो इलाज हो जाता है ठीक-ठाक पैसे में और साथ के साथ में दवाइयाँ भी बराबर मिल जाती हैं सस्ते में। लेकिन अगर हम उसको नहीं देंगे, भेजेंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? अब उसमें मान लिया अब प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि XYZ क्वांटिटी हम भेज सकते हैं, लेकिन अब वो पेशेंट है जो मंगा रहा है, तो नेचुरली है कि यार 1 महीने के लिए तो नहीं मंगाएगा वो। अगर नेचुरली है कि लंबे समय के लिए मंगाएगा, तो वो वायलेट करता है इनका यहाँ से। तो मेरे ख्याल से ये स्मॉल पैकेट एक्सपोर्ट किसी को भी कहीं पे भी ज़रूरत है, जाने में प्रॉब्लम क्या है आपको? वो खुद खरीद करके लेके जाना चाह रहे हैं, जा रही तो ना उनको। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि जब वो बंदा यहाँ पे आ चुका है, अब उसके लिए हम और भी चीज़ क्या कर सकते हैं? अब हम देखें यहाँ पे अब सिर्फ मलेशिया को देखिए। मलेशिया में क्या होता है कि जो फार्चून की दुकान भी होती है ना, वहाँ पे ओटीसी मेडिसिन रखते हैं, वो लीगल है। हमारे यहाँ वो लीगल नहीं है। ये होना चाहिए यार। जो बेसिक मेडिसिन होती है, जो ओटीसी मेडिसिन होती है, आपको उसको कहीं पे भी रहने के लिए दो ना, ताकि वो फार्चून वाले भी बेच सकें। तो वो है नहीं। तो ये एक्सपोर्ट को, जो स्मॉल पैकेट एक्सपोर्ट है, इस पे लगाम लगा दिया गया, जिससे इंडिया की फॉरेन करेंसी रुक गई और फॉरेन पेशेंट्स की मेडिसिन, जो अफोर्डेबल मेडिसिन है, वो रुक गई। तो एक तो कंट्री को ऑक्सीजन बंद किया और पेशेंट को भी ऑक्सीजन बंद किया, जो हमारे यहाँ आकर के इलाज कराना चाहते हैं। तो लोग हमारे यहाँ इलाज क्यों कराएंगे? वो तो फिर वहाँ इलाज कराएंगे ना जो उनके कंट्री के आसपास होंगे। ये समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट जब इंसान अपने कहते हैं, लॉरेंस ने कहा है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर तो ठीक है, लेकिन जब एब्सोल्यूट पावर हो जाता है तो इंसान उसका मिसयूज़ तो करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसयूज़ है। अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट, हम बहुत जो बर्निंग पॉइंट है, जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है और जितना इतना प्लानिंग करके हमने सारी बातें करी हैं, उस पर मैं आना चाहता हूँ। वो ये है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आर लूजिंग बिजनेस, और क्यों लूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने तारीफ़ करी है जो जनक थे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब का, जीएन सिंह साहब का, डॉक्टर प्रसाद साहब का। तो क्यों हमने तारीफ़ करी है?
और जो नया रजीम है, जो रघुवंशी जी का रजीम है, उसमें क्या फ़र्क है? मेरा कोई पर्सनल डिस्प्यूट नहीं है और ना मैं कोई पर्सनल कमेंट्स करना चाह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उससे पहले जो एक्सपोर्ट होता था, उसके बाद जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो एक्सपोर्ट जो करते थे, वो क्या गलत करते थे? जो उन्होंने इतना बड़ा मार्केट बनाया, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तभी तो कहलाया था, अभी तो नहीं कहलाया ना। तो जब वो कहलाया था, तो कहीं न कहीं वो सही होंगे और आपने उनको आकर के कंट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? जैसे देखिए, एक्सपोर्ट में क्या था, जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया वहाँ पे, तो एक्सपोर्ट में क्या था कि आप कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। इवन अगर बैन ड्रग भी है, तो बैन ड्रग को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए इम्पोर्ट परमिशन की ज़रूरत होती थी वहाँ के एफडीए से। अब सिचुएशन एकदम यहाँ उल्टा हो गया है। उल्टा ये हो गया है कि अगर आप छोटी-सी मेडिसिन है, पेंटाप्रोज़ोल, डोमपेरिडोन कैप्सूल सभी खाते हैं, 40-50 साल से हम खाते हुए आ रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट आज के डेट में आपको एक्सपोर्ट करने हैं, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना पड़ेगा जिस कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपको एनओसी मिलेगा। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है वहाँ पे, आपका खुद का प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड है, तभी भी दोबारा आप उसको रिन्यूअल करने के समय में आप उसको आपको वो एक्सपोर्ट एनओसी लेना होगा और वो भी साल भर के लिए मिलेगा, जबकि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 साल का है। एक एनओसी हो गया, आपने माल बना लिया, फिर लोकल से आप जा करके आपने एक्सपोर्ट परमिशन लेकर के आपने माल बना करके तैयार करके आपने भेजा। टाइम लिमिट होता है एक्सपोर्ट में। फिर जब आपने माल एयरपोर्ट पे गया तो आपको पता चला कि वहाँ पे ना सेकेंड एनओसी भी चाहिए जी। वो सेकेंड एनओसी क्या है? आप ऑनलाइन जा करके सीडीएससीओ के साइट पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप जमा करें जा करके वहाँ पे एक और एनओसी के लिए एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में क्या है, बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो बिल्कुल गलत है। वो ये है कि आपको देना होगा परचेज ऑर्डर कि और परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस आपको देनी होगी और कि ये आपने कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है। ये आपको सीडीसीओ को देना है इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सीडीसीओ क्यों मांग रहा है किसी के कमाई का ब्यौरा? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारे मैन्युफैक्चरर यानी एक्सपोर्टर्स पे आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कितना कमा रहा है पर कंसाइनमेंट, और आप उसके कंसाइनमेंट को पता करके आप उनको उनके साथ में उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करना चाह रहे हैं। और आपको लीगली हक किसने दिया है इसका? क्या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लिखा हुआ है या रूल्स में कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लें, कि सेल और परचेज इनवॉइस इंफॉर्मेशन लें एक्सपोर्टर का और मैन्युफैक्चरर का? अब दो बातें आ रही हैं, मैन्युफैक्चरर के राज फाश हो रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरर के साथ में एक्सपोर्टर के राज भी फाश हो रहे हैं। अब एक्सपोर्टर खुद सीडीएससीओ को ईमेल नहीं करेगा, वो मैन्युफैक्चर करेगा, यानी अब उससे सपोज 1 रुपये में खरीद करके वो 3 रुपये में बेच रहा है। अब उसको ये पता चल गया मैन्युफैक्चरर को, ये एक्स में खरीदता है, वाई में बेचता है, इतना मार्जिन ये ले रहा है, इसका प्राइस बढ़ा दो जी। यानी आज जो एक्सपोर्टर है वो उसकी खर्चे पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसके कमाई पे ध्यान दे रहे हैं। और फिर आप अब देखें दूसरी चीज़ें हो गई है जो बिल्कुल गलत नहीं, गलत है। डीजीएफटी के पास सारा डेटा है ना, कस्टम क्लियरेंस का, आपको जो डेटा लेना है वहां से फेच करें ना। आप किसी एक्सपोर्टर का या मैन्युफैक्चरर का सेल परचेज क्यों देखना चाहते हैं? आप क्या वो आपकी सैलरी देखना चाहते हैं? क्या आपको इनकम कहां से क्या हो रहा है वो कोई आपसे देखना चाह रहे हैं? क्या आप इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर को क्या आप बताएंगे कि आप क्या कमा रहे हैं मंथली, ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली जो भी होता है? जब आप वो नहीं बता सकते हैं तो आप किसी का कमाई पे नज़र क्यों रखना चाहते हैं? उस पे कानूनी अधिकार आपको नहीं है। अगर है तो आप बताइए इंडस्ट्री को। सेकंड चीज़ हम बात करना चाह रहे हैं कि तीसरा लेवल, एक और एनओसी इन्होंने निकाल दिया, रूलिंग। ये हर समय में एक रूलिंग आती है, एक नोटिस आता है जी, अब आपको ये फॉलो करना है। अब लास्ट तीसरा एनओसी क्या हो गया एक्सपोर्ट के लिए कि जी एक्सपोर्ट के जितने भी गुड्स है उसमें लिखना पड़ेगा ओनली फॉर एक्सपोर्ट। साहब आपको पता होना चाहिए कि मैं पूरे सीआईएस रेंज के बारे में बताता हूँ, सीआईएस को बताता हूँ, सीआईएस से समझ में आ जाएगा कि सीआईएस का बिजनेस होते कैसे हैं।
शायद आपको नहीं पता है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। CIS में कोई भी चीज़ जो एक बारी अप्रूव्ड हो जाता है मेडिसिन, उसमें आप एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसकी जगह को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप जगह को भी चेंज कर दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वाइट की जगह पर वाइट भी हो गया ना, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप नॉट फॉर एक्सपोर्ट, ओनली फॉर एक्सपोर्ट तो खैर छोड़ दीजिए, आप कॉमा भी नहीं डाल सकते हैं। और यही नहीं, पूरे CIS रीजन में कहीं पे भी USP, BP, IP नहीं लिखा जाता है, जबकि आपके प्रोडक्ट परमिशन में, एक्सपोर्ट एनओसी में लिखा जाता है। क्या आप उसको रोक सकते हैं? यस, आप रोक सकते हैं, आप रोक लेंगे। लेकिन हमें देखना है कि एक्सपोर्टर कंट्री, जो एक्सपोर्टर कंट्री है और जो इंपोर्टर कंट्री है, इंपोर्ट जहां हो रहा है, ये रोकना नहीं रोकना उनका काम है। आप एक्सपोर्टर्स पे ऐसे ऐसे लगाम क्यों लगा रहे हैं? मुझे याद आ गया डिसीजन साहब की बात, कि कुछ लोग होते हैं वो जिक्र करते हैं काम का, फिक्र करते हैं काम का, बट काम नहीं करते हैं, काम का बंटाधार करते हैं। तो ये बंटाधार हो रहा है। एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने दो प्लीज। ये सारे नियम कानून बना बना करके आप क्या करना चाह रहे हो कि किसने कितना एक्सपोर्ट कर लिया, किसने कितना कमा लिया, और आपने कुछ कमाया कि नहीं कमाया उससे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज का एग्जांपल दे रहा हूं। आज कितनी तारीख है? आज 28 में है। 28 में की बात बता रहा हूं। एक बंदे के बाद में थर्ड एनओसी नहीं है, मतलब वो उस पर नहीं लिखा ओनली फॉर एक्सपोर्ट। अब वो पास होगा, वो कंसाइनमेंट यहां से डिलीवर्ड होगा, और जरूर होगा। अब सोचिए वो कैसे हो रहा है। तो आप एक्चुअली मार्केट में बढ़ावा दे रहे हैं रिश्वत को, चाहे वो CHA कमा रहा है, चाहे वो कोई और कमा रहा है। लेकिन इतने सारे कानून बना करके जिसकी जरूरत नहीं है, उससे इंडस्ट्री को नुकसान क्यों दे रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपको देना चाहिए? नहीं, नहीं देना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर आप एक्सपोर्टर्स पे भरोसा करें, वो कमाओ पूत है। आपको भी पता होना चाहिए कि एक इंडियन पे कितना कर्ज है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। सोच के हैरानी होती है। अगर एक्सपोर्टर जो है वो ब्लड लेके आता है करेंसी के रूप में, फॉरेन करेंसी के रूप में, और अगर उस करेंसी को अगर आपने ज़रा भी रोक दिया, मैं अभी करंट की बात बता रहा हूँ, एक कंसाइनमेंट रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वो क्लियरेंस के लिए गया तो उन्होंने बोला कि सेकेंड एनओसी लेके आओ, सेकेंड एक्सपोर्ट एनओसी लेके आओ। अब उसमें और मैन्युफैक्चर में तुतु में मैं करते 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 हफ्ते गुजर गए। जब मैन्युफैक्चर तैयार हुआ कि हाँ जी ये आप भेजो इन्फॉर्मेशन, फिर मैं भर करके भेजूंगा जी, तो बात बनी। फिर 2 दिन के बाद उसको एनओसी आया, तब तक वेसल कैंसिल हो गया। जब दूसरा वेसल उसको मिल गया, तब तीसरी नोटिफिकेशन आ गई कि उसमें ओनली फॉर एक्सपोर्ट लिखा हुआ था कि वो चाहिए जी। उसकी वजह से वो तीसरी वेसल्स भी कैंसिल हो गई। एक एक सेकेंड में यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं। ये अर्जेंसी है। मेडिसिन इज ए लाइफ। आप उसको नहीं रोक सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका ईगो वहां पे हर्ट हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो आप जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। नहीं, आप देखें एज ए रेगुलेटर कि जिस कंट्री में जा रहा है, क्या उस कंट्री का कोई सवाल जवाब है उसमें? आप उस कंट्री को देखो ना जिसमें जा रहा है, उसका सवाल जवाब आपके पास अगर आ रहा है ना, आप उसको फॉलो करो। उस कंट्री को उससे कोई नुकसान नहीं है, फिर आपको क्या नुकसान है? आप देश को तो देखो ना, देश में क्या हो रहा है। मैं अब बहुत ब्लंट बोलता हूं, और बोलता हूं तो मैं बराबर बोलता हूं, लेकिन मैं इंडस्ट्री के हित में बोलता हूं। आज के डेट में सिरप का एक्सपोर्ट नील हो गया है, क्योंकि एक एक एक्सपोर्ट की जो टेस्टिंग होती है वो 2-2, 3-3 महीने में होती है। लोगों ने बेचना ही बंद कर दिया कि हम ये फालतूगिरी का काम करेंगे ही नहीं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना कि वो टेस्ट हो जाए। अगर कोई माल वापस आ जाता है इंडिया में, 6-6 महीने निकलने में लग जाते हैं।
व्हाट इज दिस? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये आपके कानून इस तरह से बनाए हुए हैं, ये आपने जो भी, जिससे इंडस्ट्री बहुत पागल सी बनी हुई है। तो इंडस्ट्री को आप कैदी बना के न रखें। अगर आपने फार्मा एक्सपोर्टर्स को कैदी बना के रख दिया, तो आप ये मान के चलें वो कैदी नहीं है, बल्कि देश को कैदी बना रहे हैं, देश का खून का रफ्तार रोक रहे हैं, देश की फॉरेन करेंसी को रोक रहे हैं। तो हमें और आपको, हम सबको मिल करके फार्मा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एकजुटता दिखानी है। और मैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंडस्ट्री के बातों को सुने। तो आपको इंपोर्टर भी बता रहे हैं कि क्या इश्यूज है, आपको एक्सपोर्टर भी बता रहे हैं कि क्या इश्यूज है। आप ये कह सकते हैं कि आपकी बात पीएमओ तक नहीं, पीएमओ नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो कन्विंस करना आपका काम है। आप अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंडस्ट्री को बुलाएं, आके वो बात करें, इंडस्ट्री के लोग आए बात करें। लेकिन फार्मा एक्सपोर्ट को हम रोक नहीं सकते हैं, और हर एक्सपोर्ट एनओसी 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 पर कर करके आप नहीं रोक सकते हैं उसको। आप उसके रफ्तार को फास्ट कराएं, ताकि फास्ट करेंसी आए इंडिया में, और इंडिया की जो कर्ज है वो माफ हो और इंडिया ग्रो करे। मुझे लगता है कि अगर मैंने कहीं पर भी कोई बात गलत करी है, आप सीधा हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ, मैं इंडस्ट्री के हित में बात करता हूँ, और जो इंडस्ट्री के हित में बात है वो देश हित में बात है। और अगर वो बाहर से पैसा आएगा तो इंडिया का कर्ज माफ होगा, और बहुत हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों के चूल्हे जलेंगे। मैं जाते जाते ये बता दूं कि फार्मा इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 10 मिलियन लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलते हैं, और 10 मिलियन लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलते हैं। हमारे यहाँ तो 1 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी है। हम वो कंट्री है जो दुनिया के लिए लाइफ सेवर है। तो इस लाइफ सेवर को से लाइफ मत लो, ये लाइफ लाइन छीन रहे हो। एक्सपोर्टर्स से अगर आप उसको ज़्यादा पेचीदगी में डालोगे, उसको मुंशी बनाना चाहोगे कि ये इस स्टेप पे ये करो, इस स्टेप पे ये करो, इस स्टेप पे ये करो। आपको भी पता है कि सीएचए कितना तंग करते हैं। मैं कार्गो वालों को भी पॉइंट आउट करूंगा कि कार्गो वाले भी कम नहीं होते हैं। वो और सीएचए मिल मिल करके वो एक सवाल जवाब करते हैं कि ये एडीसी, ये वो क्लियरेंस में, ये ऐसे वो वैसे, वो कम नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि एक पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं सीएचए और कार्गो वाले भी। वो बहुत अच्छे, बहुत पक्के, बहुत सच्चे नहीं है। उनको भी पैसे कमाने हैं, उनको तो रास्ता देखना चाहिए कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये इश्यूज जो होता है, ये इश्यूज स्टार्ट आपसे होता है। प्लीज़ आप फार्मा एक्सपोर्टर्स को मुंशी न बनाएं, उसको खाता बही के पीछे न लगाएं, उनको बिजनेस करने दें, उनको बिजनेस लाने दें और बिजनेस करने दें। ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं। आज फार्मा एक्सपोर्टर इंडिया का अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कैसे कहलाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो टैग है हमारे से छीन जाए? लेकिन अगर ये हालात ऐसी रही तो उम्मीद है कि एक दिन छीन जाएगा। शायद मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं रहूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर यही सिचुएशन रहा, यही डिक्टेटरशिप रही, तो एक दिन इंडिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग ज़रूर छीनेगा, और लाइफ सेवर ऑफ द वर्ल्ड का टैग भी छीन जाएगा। इसलिए जागो इंडिया, जागो, जल्दी जागो, आज जागो, अभी जागो। और फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए प्लीज़ आप उनके स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, बैठो, सुनो, समझो, और एक एक कंसेंसस बना करके इंडिया को रिप्रेजेंट करो प्लीज़। मतलब लोग थक गए हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी दुनिया में दवाइयाँ जाएँ, 100-200 कंट्री से और ऊपर जाएँ, उसकी अवेलेबिलिटी बराबर बनी रहे। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है तो गवर्नमेंट के विजन को मीट करने के लिए आपका फर्ज बनता है। हम लोग तो तैयार हैं, आपका सपोर्ट भी नहीं चाहिए, बट हम ये चाहिए आप ना ज़्यादा एक्सपोर्ट एनओसी न निकालें। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आपकी, आप ज़्यादा एनओसी निकाल करके हमें एक मुंशी बना करके प्लीज़ बनने से रोकें। इतना भी अगर कर देंगे तो ये देश
और ये फार्मा इंडिया एक्सपोर्टर है और बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, आप अपना कमेंट ज़रूर पेश करें, हमें ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भी शेयर करें। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी है तो आप लिखें, आप हमें पर्सनल पे ना लिखें, आप हमें वीडियो पे जा कर के लिखें। और अगर आपको बुरी लगी हो तो आप बताएं कि आपको बुरी लगी है कि कहाँ पे मैंने ज़्यादा बोला हुआ है। मैं तैयार हूँ आपको सॉरी भी बोलने के लिए अगर मैं गलत हूँगा तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, लॉ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं जानता हूँ लॉ। मेरी बीवी भी लॉयर है और मेरे लॉयर दोस्त ही नहीं है बल्कि मेरे दोस्त, मेरा पूरा एक कनेक्ट है लॉयर का ऑल ओवर इंडिया में। तो कानून पे मैं बात करता रहता हूँ, कानून मेरे को पता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ साथ जो और लॉ भी है ना, सो भी पता है मेरे को। और मैं फिर बोल दूँ कि ये एक समय ऐसा है जिसमें हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। इंडिया दवाई इसलिए नहीं बनाता है कि सिर्फ इंडियन को ही दिया जाए, बल्कि दवाई इसलिए बनाता है कि पूरी दुनिया के लोगों को दी जाए। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम पैसे तो कमाते हैं लेकिन दुआएं ज़्यादा कमाते हैं। तो प्लीज़ हमें दुआएं लेने दो ना, आपको भी दुआएं मिलेंगी। रघुवंशी जी, अगर आपको बुरी लगी होगी मेरी बात तो प्लीज़ आप बताएं, लेकिन आप चाहता हूं कि आप पूरे इंडस्ट्री को इकट्ठा करें, बुलाएं, अर्जेंसी में बुलाएं, एक दिन बुलाएं, मुझे ड्यूटी देना, मैं बुला लूँगा सबको। और बुला करके आप बैठें और एक कंसेंसस बना करके ना डिसीजन ले, फटाक से डिसीजन ले। एक दिन का एमएलए वाला जैसे अनिल कपूर ने डिसीजन लिया था ना, वैसा डिसीजन ले, फटफट फटफट फटफट। इस समय में उसकी ज़रूरत है और हमें समझनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको भी, मतलब साहब को और पूरे फार्मा स्टेक होल्डर्स को हमारी बात अच्छी लगी होगी। तो आपके कमेंट्स की ज़रूरत है और आपके मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और आप प्यार वार्तालाप हमेशा देखते रहें और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी शामिल होते हैं और आपको शेयर करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बातें हैं और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में कि फार्मा रेगुलेटरी को लेकर के क्या हो रहा है उसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।